वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे कांग्रेस ने जो पंच फार्मूला लागू किया है उसे लेकर। कांग्रेस ने राज्यों में पार्टी में जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने की खेमों को संतुष्ट और नियंत्रित करने के लिए पंच फार्मूले का एक नया प्रयोग किया है। पंच फार्मूला यानी राज्य कांग्रेस में एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष। वैसे भी जब पंचायत होती है तो 5 पंच होते ही हैं। पंजाब से शुरू हुए इस मॉडल को उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी अपनाया गया है। देखने की बात होगी कि छत्रों में बटी ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा फार्मूला साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी से आगामी जो चुनाव आ रहे हैं लड़ने में कितना कारागार होगा। यही आज का विषय है। और उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने जब पंजाब में नवजोत सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाकर राज्य की कमान सौंपी तो साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ जोड़ दिए। तब यही माना गया कि सीएम कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिद्धू के बीच चली खटपट को साधने के लिए पंजाब में पंच फार्मूला सामने लाया गया है। इसके तहत एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष का चयन किया गया। लेकिन अब फार्मूला उत्तराखंड जैसे छोटे छोटे राज्यों में भी अपनाया गया है। निश्चित तौर पर राज्य में कांग्रेस सरकार या संगठन में जिस तरह खींचतान मची है उसमें कांग्रेस ने ये रास्ता अपनाया है। इसके तहत कांग्रेस जहां मतदाताओं में अपने क्षेत्रीय जातीय संतुलन को साधने की कोशिश दिखती है तो वहीं पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई में वो नेताओं के बीच एक संतुलन कायम रखना चाहती है। आगे आपको यही पंच फार्मूला मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में भी दिख सकता है। पहले पंजाब की बात करें तो यहाँ नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर सुखविंदर डैनी, गुलजीत नागरा, संगत सिंह गिलजिया और पवन गोयल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सुखविंदर डैनी माझा क्षेत्र के दलित नेता हैं। माझा क्षेत्र से ही नवजोत सिद्धू भी आते हैं। कुलजीत नागरा जाट सिख हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। संगत सिंह गिलजिया दोआबा के पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। उत्तराखंड में जल्दी चुनाव होने हैं। यहाँ भी पंजाब की तरह कांग्रेस में अंतरकलह देखी गई। राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गणेश गोदियाल सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। कद्दावर नेता हरीश रावत को प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया। हरीश रावत और गणेश गोदियाल से आपसी रिश्ते सहज रहे हैं। पार्टी ने विधानसभा में प्रीतम सिंह को विधायक दल का नेता नियुक्त किया। वे अब तक राज्य कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तिलक राज बेहड़ और भुवन कापड़ी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर प्रीतम सिंह खेमे को भी संतुष्ट करने का प्रयास हुआ। इस तरह उत्तराखंड में भी जातीय और क्षेत्र के संतुलन को साधते हुए नेताओं की अहमियत का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस की ये नई सोच किसी को नाराज न करके सबको संतुष्ट करने की है। कांग्रेस ये जरूर देखेगी कि दोनों राज्यों में पंच फार्मूले से चीजें कितनी सध रही हैं और सब कुछ इतना आसान भी नहीं। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नेपाल सिंह जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। तो आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और आज बातें बहुत ज्यादा हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हैं जो बहुत सारी चीजों का ढंग से जवाब देना जानते हैं और खासकर एक बात बड़ी खास है इनमें कि गोल गोल नहीं घुमाते। तो आज श्याम सुंदर शर्मा जी जरा जम के कमर कस लीजिए, बहुत कुछ खास है। बोलिए क्या लगता है आपको जो पंच फार्मूला दिया है कितना कारागार है, कितना बड़ा हथियार साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? और जिस तरह राजस्थान में सुगबुगाहट चल रही है क्या वहां पर भी यह लागू हो सकता है? कैसे आप देखते हैं जी? देखिए गोस्वामी जी, आपने जैसे विश्लेषण करते हुए बताया कि कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा ये बात भी सही, जातिगत आधार पर आपका पार्टी का जो खेमा मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए ये बात जिस प्रकार से पंजाब में जो 5 लोगों को जैसे एक तो खुद को सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और सारी जातिगत आधार पर उनको लोगों किया। अब उत्तराखंड में भी जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पहले प्रायोरिटी दे रही है।
कांग्रेस की जिस तरह से जहां हो चुके वहां भी दिए, आसाम के अंदर भी ये फार्मूला लागू किया है। पहले आसाम में भी किया था, ये बात सही है। अब क्योंकि देखिएगा, अब ये तो राष्ट्रीय स्तर पे भी लागू करने की बात भी हो रही है कि 4 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बना दो और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है या तो सोनिया गांधी रहे या कोई और दूसरा बन जाए। तो देखिए राजस्थान में सुगुआट है। अब क्योंकि हमारे यहाँ अभी पहले ऐसे ही संगठन नाम की कोई चीज है नहीं, जिला अध्यक्ष है नहीं, 1 साल से केवल अध्यक्ष और केवल 35 उनके पदाधिकारी हैं। तो हो सकता हो कि राजस्थान में जिस प्रकार से बातचीत चल रही है और वरिष्ठ मंत्रियों को हटाए जाने की बात चल रही है, तो उनको राजस्थान में लगाया जा सकता है। जैसे रघु शर्मा को हटाए जाने की बात चल रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास को हटाए जाने की बात चल रही है, प्रमोद भाई जैन को हटाए जाने की बात चल रही है, हरीश चौधरी को, ये अलग अलग जाति से आते हैं। तो इनको हो सकता हो कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दे। अब गोविंद सिंह डोटासरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, या मेरे को ऐसा भी लगता है कि सचिन पायलट को कहीं अध्यक्ष नहीं बना दे वापस से। या तो उनको तो चल रही है कि एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, लेकिन वो उनकी इच्छा है कि वापस से वो अध्यक्ष बन जाए। तो बहुत सारी चीजें आने वाले समय में, आपने सही कहा कि ये फॉर्मूला कितना सफल हो पाता है पंजाब में या आपके उत्तराखंड में, हिमाचल में जहां चुनाव होने, गोवा वगैरह में। अब क्या स्थिति बनती है, कांग्रेस के रणनीतिकार जो नए आ गए हैं उनकी सलाह पे अगर कुछ हो रहा है तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। तो भाजपा क्योंकि मजबूत स्थिति में और सीधे तौर पर दे रही है मुकाबला करने के लिए, भाजपा ही के सामने कांग्रेस ही है। कांग्रेस को अगर सक्रिय हो गई और जिस प्रकार से कामकाज सही तरह सुधर गया, तो आने वाले समय में फिर देखिए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, जो कि राजस्थान और बाकी जगह कुछ 2 जगह तो सरकार ही है और बाकी जगह कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी तो सरकार बनाने की स्थिति बन जाती है। इसलिए भाजपा से मुकाबला करने के लिए जो 5 लोगों का संगठन में ऊपर के स्तर पर बनाना और जातिगत लोगों को संतुष्ट करना कि हमने देखिए सब जाति के लोगों को नेतृत्व दे दिया, अपने अपनी जाति को जाके बता दें कि कांग्रेस कैसे महत्व देती है अनुसूचित जाति को, रावत को, राजपूत को, ब्राह्मण को, ऐसे इस तरह से सारी चीजों का जोड़ करके ये कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से कि चुनाव जीतना ना जीतना तो अलग बात है, लेकिन मजबूती के साथ आप खड़े हो जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि संगठन पूरी तरह से चरमराया हुआ है कांग्रेस का, केंद्र का भी है और बाकी हमारे राज्य का। तो देख लीजिए जहां जहां मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं और वो सोचते हैं कि संगठन उनकी वजह से है, जबकि होता यह है कि संगठन की वजह से मुख्यमंत्री बनता है। तो ये सारी परिप्रेक्ष्य में जो भावनाएं परिवर्तित हो गई है और नेताओं के आधार पर पार्टी चलने लगी है, 2 ही हो जाते हैं नेता के, देखिए कि अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री, दोनों के फॉलोवर होते हैं। अब क्या होगा, 5 लोगों के फॉलोवर होंगे, उनका नेतृत्व होगा, उनका अधिकार दिलाने का भी 5 लोग लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सक्रियता और बदलाव के कुछ चांस तो लगते हैं। अब वो कितना सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि कितना सफल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कुछ नए प्रयोग होने भी चाहिए और हुआ भी है और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें राजवीर जी आपसे, वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा उनके पास है वहां पर योगी जी का, और वो लगातार लोकप्रिय भी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूरे अगर देश की बात करें तो वहां लोकप्रिय हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी में अखिलेश एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक काम करने वाले युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह देखें तो मायावती भी एक बड़ा चेहरा है वहां पर। लेकिन जब बात कांग्रेस की होती है तो वहां पर बहुत कुछ ये होता है कि जो संगठन है उसी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि संगठन जिस तरीके का होना चाहिए था उस तरीके का नहीं होता। लेकिन इस बार जो नए प्रयोग देखने को मिले हैं, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, वो प्रयोग कितना कारगर होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर आप उसको कैसे देखते हैं और कांग्रेस की स्थिति कैसे मजबूत हो और कमियां क्या हैं उसे आप कैसे लेते हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 89 से लेकर के और 21 तक कांग्रेस 89 में चली गई और उसके बाद कांग्रेस लौटी ही नहीं वापस। जो ये वहाँ पे बड़े नेताओं का, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तमाम जो हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता थे, उन्होंने जो समझौता करने का जो सुझाव दिया था, उसी से कांग्रेस का पतन हो गया। अब जब से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज
उत्तर प्रदेश प्रियंका जी आई हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि जो तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में सारी विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है, फैसला सराहनीय है। और ये फैसला उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक प्रभावी रोल अदा करेगा। इससे एक अच्छा संदेश जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह है, जिस तरह से ये योगी जी को चलने नहीं देना चाहते, जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, अब योगी जी अगर 4 कदम चलते हैं तो उनको 10 कदम पीछे खींचने का काम करती है केंद्र की सरकार। तो ऐसी परिस्थिति और हालात के चलते जिस तरह से ये 3 कृषि कानून को लेकर के जो विवाद हो रहा है, जो किसान बैठे हुए हैं और जो विरोध है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, उसका फायदा और विपक्षी पार्टी को भी मिल सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ये जो 3 कृषि कानून को लेकर के जो विरोध पनप रहा है, अब 60% जनता वो जो है मतदाता किसान के रूप में उसकी पहचान होती है। 60% से आप कैसे मुकाबला ले लेंगे? तो वैसी परिस्थितियों में जो प्रियंका जी गांव-गांव पांव-पांव चल के किसान और मजदूर के दर्द में शामिल हो रही हैं, हर जगह वो जाकर के रैलियां कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, महंगाई को लेकर के 3 प्रदर्शन कांग्रेस कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल राजवीर जी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात है फार्मूले की कि क्या यहाँ पर भी संगठन को लेकर कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष है। चलिए पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में एक बार आते हैं एक बार चले जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इकबाल सिंह जी, अगर हम बात करें वर्तमान में बहुत सारी चीजें उठ रही हैं। कांग्रेस ने तो देखिए सुधार के क्षेत्र में अगर आप जाएं तो उन्होंने अपने यहाँ 5-5 अध्यक्ष की एक नई परंपरा को जन्म दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बदलाव में लगे हैं और कांग्रेस संगठन बदलाव में लगी है। तो ऐसे में जो मुकाबला है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, और चाहे बात उत्तराखंड की हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप बहुत मजबूत लगते हैं ऐसा सब लोग कह रहे हैं, लेकिन यहीं अगर हम बात करें पंजाब की और उत्तराखंड की, तो वहां पर बहुत सारे चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं। ऐसे में जो मुख्यमंत्री बदलने का फार्मूला चला है उससे कितना लाभ आपको मिल सकता है, और कांग्रेस का जो पंच फार्मूला है उसकी काट आपके पास क्या है? जी हमारे पास संजय भाई जो लीडरशिप है वो बड़ी क्लियर है। हमारा जो संगठन है उसके बारे में भी बहुत कुछ, बिल्कुल छोटा संगठन होता है, मजबूत संगठन होता है, और गांव के लेवल से हमारा संगठन है बूथ लेवल पे। तो हमारा संगठन मजबूत है, वर्कर ही जिताते हैं, वर्कर ही सारा काम आगे चलाते हैं। तो हमारा अपने संगठन के सिर पे हम उत्तराखंड में भी इलेक्शन लड़ेंगे, उसी संगठन के सिर पे पंजाब पे भी इलेक्शन होगा, क्योंकि पंजाब की स्थितियां जो अब ये हैं, चाहे ये 5 बना ले चाहे 15 बना ले, बात ये है कि 4.5 साल पहले जो सौगंध खा के गुरु ग्रंथ साहब की काम का लोगों से वायदा किया था, किसी नीति बनाने वाले आदमी ने, प्रशांत किशोर जी ने, तो उसका तो जवाब दो। सोनिया गांधी जी कहते हैं 18 ये पॉइंट हैं जो आपने किया नहीं काम कैप्टन साहब, इसके बारे में लोग आपसे पूछेंगे। तो पंजाब में ना अमन कानून की स्थिति है, और यह खड़ा करके यह किसान आंदोलन, इसके बारे में मैं नहीं कहता, ये कहते हैं सुनील जाखड़ जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस के पंजाब के, वो कहते हैं कि कैप्टन साहब ने बहुत अच्छा काम किया, किसानों को दिल्ली भेज दिया। अब किसान इनसे जवाब मांगेंगे कि 4.5 साल में 2000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर गए हैं। किसान की भलाई के काम लिए ये कानून आए हैं, ये ऑप्शनल लॉ है, मैंडेटरी लॉ नहीं है। आप मानो या ना मानो, किसको कितनी देर मूर्ख बनाओगे, ये अनहोली अलायंस है किसानों का भी, जिसमें जोगिंदर सिंह चुडूनी तो कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे,
और रुलदू सिंह मानसा गाली देते हैं कि ये जो टेररिस्ट है इन्होंने हमारा काम खराब कर दिया। वो खुद जो है वो काम कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। तो झगड़ा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 74 साल से बनाई रखी गई है कांग्रेस द्वारा। एक मौका इनको मिला था 10 साल बाद, अब ये दोबारा आने वाले नहीं है। ये 5 बना ले, ये 15 बना ले, ये 50 बना ले। लोगों ने सिद्धू जी को 17 साल से राजनीति में देखा है और बाकी जो लोग हैं ये भी सभी पंजाब की राजनीति में है। कोई एमएलए है, कोई फॉर्मर जो है इसका एक्टिव है कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसा पवन गोयल जी, तो ऐसी बात नहीं है। इनको अपना घर संभालना चाहिए। ना तो राजस्थान में क्या हो रहा है इनकी बात ना तो सचिन जी मानते हैं ना अशोक गहलोत जी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। ट्रैक्टर लेके खेत में चलते हैं, ट्रैक्टर लेकर सदन को नहीं जाते। तो ट्रैक्टर का तो मसला नहीं है, मसला तो कानूनों का है। राहुल भाई आए और पार्लियामेंट में चर्चा करें, प्रपोजल लेके आए, हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल डिस्कशन होना भी चाहिए, जरूरी भी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वास्तव में लगता है कि सदन से बाहर बहुत बातें होती हैं, लेकिन सदन के अंदर जो बात होनी चाहिए वही बात बस होती नहीं है। अजय जी, अगर हम बात करें वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये बात है, एक आरोप ये लगता रहा है लगातार अजय जी कि अध्यक्ष आपका अभी तक घोषित नहीं हुआ। उसके अलावा अगर हम पंजाब को छोड़ दें, आसाम को भी छोड़ दें, तो उत्तराखंड बहुत छोटा सा एक प्रदेश है। वहां पर विवाद कितना रहा है ये आपको भी पता है, सभी को पता है। ऐसे में वहां 5 अध्यक्ष आपने दिए हैं और देखिए एक ही जिले में 2-2 अध्यक्ष हैं। जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उधम सिंह नगर, वहां से आपने 2 लोग दिए, तिलक राज बेहड़ जी को दिया है, और खटीमा विधानसभा जो मुख्यमंत्री जी की है वहां से आपने भुवन कापड़ी को दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन गया वहां पर इस तरीके का मैसेज है कि जो मुख्यमंत्री आए हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, शायद उसे देखते हुए आपने तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां 2-2 अध्यक्ष दे दिए। फिर उसी के बराबर से रणजीत रावत को अध्यक्ष बना दिया। ऐसे भी कहा गया है कि हरीश रावत जी और रणजीत रावत जी में जो विवाद था उसे कहीं पाटने की कोशिश हुई है। ऐसी बहुत सारी चीजें, क्या छोटे राज्यों में इस तरीके के इतने सारे पदाधिकारी अध्यक्ष बना देना वो कहां तक सही है, जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और एक बड़ा विपक्ष आप हैं। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस तरीके का कोई फार्मूला ला सकती है? क्योंकि यहां से भी आपके एक बड़े नेता जो बड़ा चेहरा था, जिस चेहरे को लेकर आज बातें हो रही हैं, जिस चेहरे के लिए बहुत सारे लोग आज बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वो चेहरा था लेकिन वो आपको छोड़कर गया। इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं। तो संगठन को लेकर बहुत कमजोर कहीं ना कहीं आप लगते हैं। क्या कहेंगे आप? जी अजय जी। जी संजय जी, बहुत सारे प्रश्न आपने किए हैं और आपके इस डिबेट का सबसे खूबसूरत जो पक्ष है वो पक्ष है कि आप अनइंटरप्टेड बोलने देते हैं जब तक कि वक्ता खुद न थक जाए, और सारी बातें आ जाती है जब लंबा आदमी बोलता है। तो मैं शर्मा जी की और राजवीर जी के दोनों लोगों के पक्ष को मैंने सुना, बहुत बेहद संतुलित बातें उन्होंने रखी है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे पार्टी के पक्ष में रखें या विपक्ष में रखें, दोनों भी परिस्थितियों में हमें सुनना चाहिए। जहां तक लालपुरा जी की बात है, निश्चित तौर पे साथी प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है, शालीन प्रवक्ता है और प्रबुद्ध प्रवक्ता है। उन्होंने जो बातें रखी हैं अपने पार्टी के हित के हिसाब से उन्होंने भी जो रखी, मैं उनको भी पूरा सम्मान देता हूं। जहां प्रश्न की बात है, पार्टी के अंदर मैं स्पष्टवादिता के साथ और निर्विकार रूप से बोलता हूं। देश की राजनीतिक पद्धति जो है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं और या राजनीतिक संस्कृति की बात हम करें, तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। शायद वो अभी किसी भी पार्टी में नहीं है। हमारे नेता, युवा नेता राहुल गांधी जी ने युवक कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया में इसको अपनाने का प्रयास किया और बहुत हद तक हम सफल हुए। उसका कारण है कि मेरे जैसे चेहरे भी आपके सामने आज बोलने को हैं, तो ये राहुल जी के उसी प्रक्रिया का परिणाम था। अदरवाइज हम लोग का कोई पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और हम लोग इस आपके मंच पर कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट पूरे देश को करते हैं। तो राजनीतिक प्रक्रिया में जरूरी है कि आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सुदृढ़ करें, और उसके लिए कई लेवल पर बात होती है। तो वैचारिक लेवल पर होती है, दूसरा प्रोग्राम के कार्यक्रम के लेवल पर होती है और तीसरा संगठनात्मक लेवल पर होती है। जब से माननीय राहुल गांधी जी ने हम
अपना जो नेतृत्व संभाला पार्टी में, तब से उन्होंने इन चीजों पर प्रयास किया। राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे कैसे हम जो गांव गरीब जनता की आवाज हो, किसान मजदूर की आवाज हो, रेहड़ी पटरी या संगठित मजदूर की आवाज हो, या एजुकेशन का राइट, आदिवासियों का राइट या किसानों के लैंड का राइट हो, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या विजन हो, उसको नए सिरे से रीडिफाइन करके उन्होंने कई कानून में भी उन्होंने अपनी मदद की और रोड पर, सड़क पर या संसद में उसको आवाज बना देने का काम किया। जहां तक बात प्रोग्राम की बात है, कांग्रेस पार्टी निरंतर पिछले 5, 6, 7 साल में, जब से भाजपा की सरकार है, देश में एक ही मात्र पार्टी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक सर्वत्र पार्टी सत्ता पक्ष के विरुद्ध है। यदि वो सकारात्मक आलोचना है तो उसको करने का प्रयास करती है, चाहे सड़कों पर जाकर हो या संसद में जाकर के बात रखनी हो या अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करना हो, हम लोग लगातार करते रहे हैं। संगठन के अंदर की बात यदि आप करें तो निश्चित तौर पे आपकी चिंता जायज है, आपके पूरे पैनलिस्ट की चिंता जायज है और देश के नागरिकों की चिंता भी जायज है। कांग्रेस पार्टी देश की सर्वाधिक पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, और मुझे भी इस बात की चिंता होती है कि हमारी पार्टी 2014 या 2019 में यदि हार का सामना की है तो कुछ कमी हम में रही होगी। हम इसे स्वीकारते हैं, हम लोग अहंकारी नहीं है कि हम इसे नहीं स्वीकारें। लेकिन दूसरा पक्ष है कि मतभेद होना पार्टी के अंदर, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में सहमति और असहमति के बीच विवाद परस्पर हो और प्रतिस्पर्धा भी हो और उसमें जो सही चीज हो वो आए, तभी डेमोक्रेसी फलेगी, फूलेगी और बढ़ेगी। यदि पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेटिक मंच नहीं हो और वहां बातचीत नहीं हो पाए तो बाहर क्या हो पाएगा, और उसका मैं खामियाजा देश के जनता और देश का सिस्टम भुगतेगा यदि पार्टियों का डेमोक्रेटाइजेशन ना हो। मैं मानता हूं चाहे जितनी आरोप हम पर लगा ले संजय जी, आपके पैनलिस्ट या देश के बाकी लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया कुछ वर्षों में पूरे सतह पर है और सब जानते हैं इस बात को। सीडब्ल्यूसी के डिसीजन में भी डिस्कशन होता है, कई मत होते हैं और उन मतों में जो बेस्ट मत होता है उसे हम प्रयास करते हैं। बाकी सरकार में भी विवाद यदि हो रहा है तो विवाद के कारण ये नहीं है कि हम उसको दबाना चाहे तो हम दबा सकते हैं, हम जबरदस्ती कर सकते हैं, चाहे पंजाब में हो, राजस्थान में हो या अन्य राज्यों में है, हम खुली उसको स्वीकारते हैं, क्योंकि मतभेद है, मनभेद नहीं है। भाजपा में और हम में यही अंतर है कि भाजपा का आपने देखा, आज ही एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देना पड़ा, करप्शन से पैदा हुआ वो राज्य है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे वो खुद करप्शन में थे और अंततः आपस के विवादों के कारण ही उन्हें कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ा है। उत्तराखंड जिस प्रदेश की आपने चर्चा की है, उस प्रदेश की भी हालत को सबने देखा है कि कैसे 3-3 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री 2, 3 और आगे भी क्या होगा कहना मुश्किल है, जब तक चुनाव न पूरी तरह हो जाए। चुनाव के बाद तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की वहां सरकार आएगी और मुख्यमंत्री होगा। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है किस तरह से जोगी जी वर्सेस अदर नेताओं की लड़ाई है और जोगी जी वर्सेस अंततः मोदी जी की भी लड़ाई हुई। ठीक है कि वहां पे जोगी जी मजबूत थोड़ा पाए गए संगठन के अंदर और उनकी बात को एक लिमिट पर जाके सहमति देनी पड़ी मोदी जी को, लेकिन ये भाजपा में भी है, एक तरफ नहीं है, बाकी पार्टियों में भी है। हम में और उनमें अंतर इतना है कि हम स्वीकार लेते हैं और आप जैसे अच्छे पत्रकार इस पर हमारे पार्टियों के मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। भाजपा के मुद्दों पर कई बार चर्चाएं पब्लिक डोमेन में नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं, हम उस पर भी कोई नाराजगी नहीं व्यक्त कर रहे हैं। आपने संगठन में बात की है कि 4-4, 5-5 एक अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष। मुझे लगता है थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण शायद ये मुद्दे उठे हैं। सिर्फ पंजाब और उत्तराखंड की और असम की बात नहीं है, बिहार में 3 साल 4 साल पहले संगठन का बदलाव हुआ था, वहां 4 हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट के साथ। उसी तरह मध्य प्रदेश का चूंकि मैं इंचार्ज भी रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो 4 वहां में भी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी 3 वर्किंग प्रेसिडेंट है और जब चुनाव से पहले की बात है, ये 4 महीना मैंने 4 साल 3 साल पहले की बात है। हम लोगों ने इस बात का जरूर ख्याल रखा है संजय जी कि पार्टियों के अंदर अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय और अलग अलग क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष तो सबका अध्यक्षता करेगा, लेकिन बाकी जो हमारे टैलेंट है उसमें भी युवा का, अनुभव का भी और योश का भी और होश का भी, दोनों का समन्वय है। जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया है उत्तराखंड का,
उत्तराखंड में कितनी हम कहेंगे जीत मिल पाएगी उन्हें, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कितना बड़ा हथियार ये साबित होगा। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नेपाल सिंह जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते आए हैं, यहाँ अगर हम देखें वर्तमान में बहुत सारे सवाल कौनते हैं कि एक तो पहला सवाल तो ये है कि जिस तरह से जो जातिगत राजनीति की जिसकी बात हो रही थी और जिसकी लगातार बात होती रही है, कांग्रेस जैसी जो बहुत पुरानी पार्टी है आखिर उसको भी उसी तरीके की स्थिति में आना पड़ा। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन की बात हो या पंजाब की बात हो या मैं कह रहा हूँ बिहार की बात हो और चाहे उत्तराखंड की बात हो, उसके अंदर भी जातिगत जो एक आंकलन है वो लेकर ही साधा गया है। वो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा गया है कि ये जाति और इस क्षेत्र का रिप्रेजेंट करे, वहाँ पर ये स्थितियाँ आई हैं। ऐसे में अगर दूसरे दल ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरे दल और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा, फिर विवाद क्या, फिर तो सभी दल एक ही स्थिति में, तो क्यों विरोध करें एक दूसरे का। तब तो होता है कि एक आपसी सहमति वाली कुश्ती है, जाहिर है हो रही है। तो कैसे आप देखते हैं इस हम कहेंगे बात को। और दूसरी बात, जो एक नया फार्मूला लेके आए हैं 5 अध्यक्ष, जिसकी बात अभी सभी ने बताई, कितनी कारागार सिद्ध होगी ये कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। देखो संजय भाई, एक तो मैं अपने डॉक्टर उपाध्याय जी की बात का फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि मुझे आपके चैनल पे डिबेट करने का यही आनंद होता है कि अनइंटरप्टेड डिबेट होती है और यहाँ सभी प्रवक्ता लोग एक शालीनता के तहत अपनी सब बात रखते हैं, तो हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, अपने सभी साथियों में धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे सभी प्रवक्ता लोगों ने अपनी अपनी बातों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो रख दिया, मैं इसको थोड़ा हटकर इसको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूँ, इसलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। आइए आज इसको साइंस के भाषा में पढ़ते हैं। अब ये देखिए, एक साइंस का एक सिम्टम है कि जब बॉडी में कोई भी चीज चेंज होगी, यानी कि यदि हमारा इम्यूनिटी लेवल घटता है तो हमारे पास अलग अलग सिम्टम आने शुरू होते हैं। कभी जुकाम जल्दी होता है, कभी बुखार जल्दी होता है, कभी सिर दर्द जल्दी होता है, तो हमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। ये सेम सिम्टम यहाँ पर भी होता है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो उसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जब भाजपा कमजोर थी तो वो हिंदुत्व की पार्टी थी, और जैसे ही भाजपा मजबूत बनी मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो अब सबकी पार्टी बनने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि साहब मुसलमान भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारा डीएनए फलाना है। जो कांग्रेस कल तक बहुत मजबूत थी, जो विकास की बात करती थी, वो आज पुनः फिर राजनीति पे चली गई। अपने मंडल कमंडल को छोड़ने के बजाय वो उस खोई हुई राजनीति में कहीं जाति ढूंढ रही है। थोड़ी वोट मायावती जी के ले लें, थोड़ी वोट यादव जी के ले लें, थोड़ी वोट उस चीज के ले लें। तो जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो ये 5 पंचों का जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये एक वरिष्ठ नेतृत्व की एक घटती लोकप्रियता और कमजोरी का नमूना है, मैं ऐसा मानता हूं। ये साइंटिफिक रीजन भी इसका यही है, क्योंकि यदि नेतृत्व मजबूत होता है तो वो अपने हारने जीतने का दायित्व अपने ऊपर लेता है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो अपने दायित्व को कहीं ना कहीं वो बांटने की कोशिश करता है कि शायद इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम इस पर डालेंगे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम इस पर डालेंगे। दूसरा, आप पंजाब का एग्जाम्पल लीजिए। पंजाब में जो भी इन्होंने प्रयोग किया है उससे क्या होगा, एक सिद्धू के साथ में 4 व्यक्ति बिठाने का मतलब 4 खाने आपने और जला दिए, और 4 असंतुष्ट लोगों को और के साथ जो भी असंतुष्ट किसी से होगा वो एक दूसरे खेमे में चला जाएगा। कांग्रेस की इस टाइम पर एक प्रॉब्लम यह भी आ रही है कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो उसको अपने लोगों के बिखरने छिड़कने का डर सता रहता है। पंजाब बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में बहुत सारे लोग टूटकर, जब भाजपा के पास वहां कोई नेता नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, उसने एक पूरा हाइप क्रिएट किया, और हाइप क्रिएट के द्वारा बहुत सारे नेता ममता जी को छोड़ के आगे, और उनमें से ज्यादा लोग विधायक भी बन गए, कुछ लोग हार भी गए क्योंकि नेतृत्व नहीं था। अब उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, यदि मेरा एक ही अध्यक्ष है और मैंने उसको बहुत सारा दांव खेला और वो मेरा चुनाव छूट के चला गया, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो क्योंकि ऊपर नेतृत्व बहुत कमजोर है, तो कमजोर नेतृत्व में ये आते हैं कि सहभागिता। ठीक है, इसका दूसरा तरीका निकाला गया कि वी हैव ए इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है और शायद इसमें एक दूरदृष्टि हो भी सकती है राहुल जी की, क्योंकि वो इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर उन सब वरिष्ठ लोगों को बाहर करना चाहते हैं जो उनके प्रति कभी लॉयल नहीं होंगे। इसलिए वो हर प्रदेश में 4-4 छोटे अध्यक्ष, एक बड़ा अध्यक्ष, और उनको एक सामूहिक नेतृत्व देकर धीरे धीरे अपनी पार्टी का नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपनी एक कहना की लड़ाई में है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ गलतियां करी हैं। कांग्रेस गलती करी है, जहां जहां समझौता किया वहां पार्टी खत्म होती चलेगी।
अब उनको एक स्टैंड कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा। और अभी मैं नहीं समझता हूं कि जितना समय प्रियंका जी ने दिया इतने समय में कोई पार्टी खड़ी हो जाती है, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। लेकिन मुझे एक ही डर सता रहा है, जो अभी तक का एक्सपेरिमेंट आ रहा है, जो अभी तक का रिजल्ट आ रहा है, उसमें कांग्रेस के साथ में रिजल्ट जो आ रहे हैं वो रिजल्ट ये आ रहे हैं जैसे धीरे धीरे कांग्रेस को भाजपा ने एक माइनॉरिटी की पार्टी डिक्लेयर कर दिया है। वो अपने चुनाव में कहना कि इसको डिक्लेयर कर चुकी कि ये माइनॉरिटी प्लीजिंग पार्टी है। पहले ये तबका लगा था सपा पर, स्टेट लेवल पर, अब राष्ट्रीय स्तर पर यह तबका लगा दिया गया है कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस के सामने चुनौती आई है कि वो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी डिसाइड करने के लिए दूसरी छोटी छोटी जाति के लोगों के साथ भी अपना कोई दिखाए। लेकिन इसका रिजल्ट कहां आ रहा है कि कांग्रेस इस असमंजस की स्थिति में, इस अपरिकृत नेतृत्व की स्थिति में, इन डिसीजन की वजह से वो बहुत सारी जगह अपने नेता भी खोते जा रही है और अपना सत्ता भी खोती जा रही है। आसाम में देखिए, जिस हेमंत के बेस पर, हेमंत विश्व शर्मा के बेस पर भाजपा सत्ता में आई थी, वो सबसे पहले राहुल जी के पास मिलने के लिए गए थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सबसे खास और किचन के व्यक्ति होते थे, उनका पूरा पारिवारिक उनके संबंध था, वो सबसे पहले राहुल जी के पास थे। वो सचिन पायलट जो टूट के वापस आना चाहते हैं या कल को फिर आ सकते हैं, जिनको नहीं अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनको लोगों को नया कमिट किया जाता, वो भी सबसे खास व्यक्ति में से एक थे। तो जो उथल पुथल की चीज है, इसमें कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की एक स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है, और उसकी कहने की कमजोरी नजर आ रही है, जिसका पूरा फायदा भाजपा अपने आगे से। भाजपा में पूरी पावर सेंट्रलाइज हो चुकी है। भाजपा में अब कोई छत्रप नेता नहीं है, अब कोई प्रदेश नेता नहीं है। जो भाजपा डिसाइड करती है, उनको तीरथ सिंह रावत जी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ असंतुष्टों ने उस टाइम पर उत्तराखंड में ऐसा सोचा कि शायद ये हमारे पास एक मौका है, इसका हम लाभ उठा लें। तो नेतृत्व ने इसका भागते हुए सिचुएशन को हैंडल किया, और जो छोटा मोटा गलती उनसे होगी उन्हें तुरंत करेक्ट भी करने की कोशिश करी। येदियुरप्पा के नाम पे फिर के बात उठेगी कि साहब भ्रष्ट आदमी ना, उसको कट करने की कोशिश करी। लेकिन कांग्रेस के रूप में ये दूसरी कहने की ऐसी परिस्थिति होती जा रही है कि वो अपनी गलतियों को रिपीट करती जा रही है। मेरे विचार से सबसे पहले 5 अध्यक्ष प्रदेश बनाने से पहले उनको पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में नेतृत्व को अपनी हार जीत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब सेनापति लड़ता है तो तब सेना लड़ती है, सेना कभी अकेले नहीं लड़ती है। आप ये मान लीजिए, सोनिया जी ने जब भी नेतृत्व अपने बात रखा, उसने जिम्मेदारी किसी को नहीं दी, और उस जिम्मेदारी के बाद से कांग्रेस फिर दोबारा जिंदा हुई। आज मोदी जी कोई छोटा म्युनिसिपैलिटी चुनाव भी आप हारते हैं, चाहे वो दिल्ली में हारे या ग्राम पंचायत चुनाव जो है आप थोड़ा कम रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आए, तो उसका सीधा हार और जीत का श्रेय मोदी जी को दिया जाता है। मोदी जी हार गए, मोदी जी हार गए, मोदी जी हार गए। क्यों? क्योंकि वो नेतृत्व अपनी हार और जीत की जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम और मजबूत खड़ा है। लेकिन यह परिस्थिति कांग्रेस में नहीं आ पा रही, यह दुर्भाग्य है। और इस तरह की ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बट इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा, जितनी कांग्रेस कंफ्यूज रहेगी, जितनी ज्यादा डेलीगेशन में रहेगी, जितने ज्यादा चौधरी बनाएगी, जितने ज्यादा प्रमुख बनाएगी, उतने उसमें ज्यादा और कलह बढ़ेगी, कलह सुलझेगी नहीं। और उसका कारण क्या होगा? उसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा। ये बिल्कुल, और भाजपा को फायदा मिलता दिख भी रहा है बहुत सारी जगह। शायद यही कारण है कि बहुत जगह कांग्रेस की जो अनुपस्थिति हो रही है उसका सीधा सीधा लाभ मिलता नजर आता है, और अपने मुद्दों से भी भटकते नजर आते हैं। अगर हम बात करें श्याम सुंदर शर्मा जी, वर्तमान में भी कि कुछ दिन पहले अगर आप देखें जिस तरह से पंजाब और उत्तराखंड और ये चल रहा था पूरा का पूरा, उसी दौरान लगातार राजस्थान भी यहाँ दस्तक दे रहा था कि हम भी हैं मैदान में और हम पीछे नहीं हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश भी पीछे पीछे ही था, वो भी कह रहा था कि नहीं हम किसी से कम नहीं, हम भी यही हैं। इस तरीके की स्थितियां भी थी। और ऐसे में क्या होता है, आप देखिए कि राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया जासूसी का, और उसे उठाकर लगातार आक्रामक रहे 2 दिन 3 दिन। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो मुद्दा छोड़कर एक और नया मुद्दा लपक कर आज ट्रैक्टर की राजनीति आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां हैं कि आप अपने मुद्दे पकड़ते हो और अपने मुद्दे छोड़ देते हो। ये एक बहुत बड़ी स्थिति प्रदेशों के अंदर भी है। जो निर्णय लेने की बात है, जब निर्णय की बात आती है तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने में जो फिर वही एक जो विवाद है युवा और वरिष्ठ, जो वरिष्ठ वाला जो एंगल है ना, उस वरिष्ठ को कभी भी वो युवा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस बात को आप लगातार उठा रहे थे, बोल भी रहे थे। जी मैं 1 मिनट दे सकता हूं जी, देखिए संजय जी, श्याम सुंदर जी 1 मिनट, नेपाल जी कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी एक सुन लीजिए जी। देखिए, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया। पंजाब में कांग्रेस ने जैसे भी था
किसान के मुद्दे को, कृषि कानून के मुद्दे को कहीं ना कहीं समेट के अपने फेवर में खड़ा करने की कोशिश करी, जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि पंजाब का रिजल्ट आता है, एक बार अकाली आता है, एक बार कांग्रेस आता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, शीर्ष नेतृत्व का समर्थन होने के बजाय वहां कन्फ्लिक्ट हो गया, और कन्फ्लिक्ट होने के बाद में वो मुद्दा भी डाइल्यूट हो गया और नेतृत्व भी डाइल्यूट हो गया। बिल्कुल जी, ऐसी परिस्थितियां ही कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण बन जाती। जी श्याम सुंदर जी, देखिए संजय जी, जिस तरह की स्थितियां पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए या मध्य प्रदेश में जो भी था, वहां के जो नेता थे, लीडरशिप बहुत ज्यादा कांग्रेस में हाईकमान, सही बात है, कमजोर स्थिति में होता है तो निर्णय करने में हमारे यहाँ 1 साल से निर्णय लटका पड़ा है, निर्णय हो ही नहीं पा रहा। अब देखिएगा कि कल देखिए 2 दिन पहले हमारे यहाँ केसी वेणुगोपाल और स्वयं माकन आए, मुख्यमंत्री जी से बात करके गए, मुख्यमंत्री जी दिल्ली नहीं गए, उन्होंने किसी से टाल दिया। तो अब देखिएगा स्थिति इसलिए कमजोर हो रही है कि जब हाईकमान ही जो स्थिति में होना चाहिए, जिस तरह इंदिरा जी जो करती थी, अब सबसे बड़ी चीज होगी कि संगठन पर जो निर्णय हुआ करते थे, पहले जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी बहुत ही अच्छी पावरफुल होती थी कांग्रेस के जमाने में, और नीचे के स्तर पर निर्णय होते थे, हाईकमान कोई निर्देश नहीं दिया करता था। अब तो यह हो गया है कि चाहे भले बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, निर्णय तो ऊपर से आएगा, थोपा तो ऊपर से जाएगा और नीचे कहेंगे कि हाईकमान जो निर्णय करेगा उसे स्वीकार करेंगे। हमारे अशोक गहलोत जी ने भी कुछ दिन पहले जब देखिए अमरिंदर सिंह जी के ऊपर जब आया बात और निर्णय हो गया तो उन्होंने कहा कि हाईकमान जो कहेगा मैं भी मानूंगा, लेकिन मानने के बजाय आप उसको टालने का प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें पार्टी निश्चित रूप से कमजोर होती है, कार्यकर्ता नाराज और हताश होता है। अब देखिएगा राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में पिछले 1 साल हो गया संगठन नाम की जी मुझे लगता है श्याम सुंदर शर्मा जी का लिंक हमारे से टूट गया है। और राजवीर जी, जो बात हो रही है निर्णय लेने की, राजवीर सिंह जी, जो निर्णय लेने की जो देरी रहती है और कहीं ना कहीं अपने जो मुद्दे हैं उनसे भटक जाती है, और जो युवा और वर्सेस जो वरिष्ठ जो लड़ाई है कांग्रेस के अंदर, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? संजय जी, देखिए कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट में 2 दिन तक बोलते रहे जासूसी उसको लेकर के, सॉफ्टवेयर को लेकर के। जो ये भारतीय जनता पार्टी का गुजराती मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लागू कर दिया है, ये गुजराती मॉडल, इस तरह से जासूसी करा करके किसी भी जो है व्यक्ति विशेष को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। और जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने, राहुल जी ने आवाज उठाई इस बात को लेकर के, और आप ये कह रहे थे कि सर पार्लियामेंट नहीं चलने दी राहुल गांधी ने, और फिर मुद्दे से भटक गए। अब उनको एक संदेश देना है, मैसेज पे दुनिया का सिस्टम रन करता है। आपके यहाँ डिबेट पे बैठ जाने से या मेरा डिबेट दे देने से ये भारत का सिस्टम रन नहीं कर रहा। दुनिया का जो मैसेज पे सिस्टम चलता है, वो सिस्टम जो है उस पे मैसेज देने का काम राहुल गांधी ने किया, जो बिल्कुल ठीक था। और जिस तरह से ये जासूसी औजार ला करके इन्होंने कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया, इन्होंने गोवा की सरकार को गिरा दिया, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, इन्होंने जो उत्तराखंड की सरकार 17 में अस्थिर हुई थी, वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अस्थिर हुई थी, हरीश रावत जी की सरकार। तो ये जो फैशन हो गया दबाव की राजनीति करने का, ईडी को जिस तरह से हथियार बना रहे हैं, जिस तरह से इनकम टैक्स को हथियार बना रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये देश की राजनीति में उचित है? जिस तरह से अब ये भास्कर ग्रुप के ऊपर जिस तरह से ये प्रहार हुआ है इनकम टैक्स का, जिस तरह से भारत अखबार के ऊपर प्रहार किया गया है, क्या ये शोभनीय है? कि इस तरह से राजनीति में ये चलन जो है ये ठीक नहीं है। मेरा कहना ये है कि जो राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं, आज वो ट्रैक्टर पे चल के गए। अभी हमारे जो पंजाब से हमारे डिबेट में साथी है वो बोल रहे थे कि साहब वो पंजाब में वो ट्रैक्टर तो खेत में जाना चाहिए था। ट्रैक्टर को वो खेत में भी जोतने जाते हैं अगर उसकी जरूरत समझती। मैंने कहा संजय जी, और हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, दुनिया का सिस्टम मैसेज पे रन करता है, और वो पढ़े लिखे नेता है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है। वो जानते हैं कि मैसेज किस तरह से पास करना है। और चलिए फिर तो देश पे शासन किया है, उसको देश चलाना आता है। इन्होंने तो धराशायी कर दिया सिस्टम को, इन्होंने तो सिस्टम को चौपट कर दिया।
ये राजवीर जी, ये बहुत सारी चीजें आपने, बहुत सारी सरकार गिराने के नाम लिए हैं कि यहाँ गिराई वहाँ गिराई और जासूसी कराई इसलिए वो सरकारें गिर गई। ऐसी स्थिति होती क्यों है? इकबाल जी, आप देखिए बहुत सारी बातें ये लगातार करते हैं और ये वो बहुत बड़ा सवाल भी है कि आखिर इनकी सरकारें क्यों गिरती है। श्याम सुंदर जी, आपके पास भी आऊंगा, जरा ये पूछ लूं क्योंकि ये लगातार बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार गिरी। सरकार गिरने के कुछ तो कारण होंगे, कहीं ना कहीं तो आपके यहां असंतोष है जो आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं, बहुत सारी बातें राजवीर जी ने भी उठाई हैं। इकबाल सिंह जी, क्या कहेंगे आप? संजय भाई, कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और उस भ्रष्टाचार की वजह से आज जो इनकी अंतरकला इतनी बढ़ जाती है, इनकी अंतरकला। राजवीर भाई बोलने दीजिए, यहाँ सभी लोग बोल रहे हैं आपस में जी। अपनी अंतरकला इतनी बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो स्टेज पे ही एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते और जो वायदे ये करते हैं वो एक आसमान से लाके कर देते हैं। लोग जब इनके एमएलए साहबान को पूछते हैं कि रिजल्ट दीजिए तो फिर वो भाग के हमारी तरफ आते हैं। इसलिए इनकी सरकारें चल नहीं पाती। हमारे पास मजबूत संगठन है, मजबूत सरकार है। ये अपना आप विचार करें, जब अमेठी से कभी भी ये लोग हारे नहीं थे कांग्रेस वाले, तो इस बार क्यों हार गए? दूसरी बात, अगर वो केरला में गए राहुल गांधी जी, तो केरला में उनका क्या मिला? वहां दे लॉस्ट द इलेक्शन देयर आल्सो। की नीचे की बात सुनी जाएगी। सारे जो मेंबर्स होते हैं पार्टी में, किसी के एम्प्लॉई नहीं होते, ये एक भावना से, एक मिशन से इकट्ठे होते हैं। तो हमारा मिशन बड़ा स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विश्वास। बिल्कुल इकबाल सिंह जी, एक आरोप आप पर और लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं हर जगह, लगातार आप देखिए 1, 2, 3 और फिर दूसरी जगह एक और बदलने की बात हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो सेकंड लीडरशिप जो राज्यों के अंदर है उसे मौका नहीं दिया जा रहा, वो कहीं ना कहीं खड़ी नहीं करी जा रही। ऐसे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कहेंगे आप जी? उत्तराखंड में एक नौजवान जो आए हैं, धामी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। येदियुरप्पा जी बड़े सत्कार योग्य लीडर हैं, 78 साल की उम्र हो चुकी है। तो हम तो 75 साल का एक रखा था नियम के, 75 साल तक उसको एक्टिवली काम करेंगे, उसके बाद संगठन के लिए काम करेंगे। उसमें कुछ ऐसी नहीं है। तो बाकी जो पार्टी के संगठन को मजबूत करना होता है और सारी चीजों को ध्यान में रख के कोई फैसला लिया जाता है। जब नया संगठन नहीं आएगा, नौजवान नहीं आएंगे, तो पार्टी की मजबूती कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को ज्यादा समय देती है और जो उम्र दराज लोग हैं उनकी राय ली जाती है, उनको भी छोड़ा नहीं जाता, उनके नेतृत्व में काम होता है, उनके गाइडेंस पे काम होता है। बिल्कुल इकबाल सिंह जी, छोड़ा नहीं जाता, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बदल रहे हैं, ये भी हकीकत है। और अजय जी, अगर आप देखें लगातार जिस बात की चर्चा हो रही थी, एक तो मैंने बोला कि जो जातिगत राजनीति है वो अब सामने आने लगी, चाहे वो कांग्रेस की हो और चाहे वो किसी अन्य दलों की हो, वो कहाँ तक ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी राजनीति की कि फिर ऐसे लोग जो छोटी छोटी जातियों के हैं, जो छोटे छोटे समूहों में हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और वो एक असंतोष अलग से पनपेगा। और जो सेकंड लीडरशिप की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा स्पष्ट कर रखा है कि 75 के बाद 9 पद, कोई भी ऐसा पद नहीं रहेगा और वो उस पर खरी उतरती भी दिख रही है। आप देखिए लगातार उस पर है भी, लेकिन आपके यहाँ तो राजनीति 75 से शुरू होती है। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। मुस्कुरा रहे हैं अजय जी, बोलिए जी। संजय जी, पहले तो लालपुरा जी से भी पूछिए और आप भी मुझे, आप तो बहुत ही जागरूक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। जब येदियुरप्पा जी को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर तो कितने साल के थे?
जरा इसी से क्लियर हो जाएगा कथनी और नहीं, करनी कभी में कभी कैसा कुछ जगह अंतर है। मजबूरियां हो जाती हैं अजय जी। नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे नहीं- लोगों को उन्होंने आप उस चीज इसका में रोका। उत्तर नहीं दीजिए आप नहीं भाई दीजिए, अपवाद क्योंकि तो अभी किसी भी बात- चीज का हो मैं तो- सकता है। मैं तो एज पर मैंने कुछ कहा भी नहीं था, तो सफाई लालपुरा भाई ने दी और आप दे रहे हैं क्योंकि वो 78 के हो गए इसलिए हटाया गया। 78 के कारण नहीं हटाया गया, 78 तरह के उन्होंने करप्शन किए और पूरे वहां पे जो पाटिल साहब हैं, इन दोनों की आपस की लड़ाई है। इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत घमासान मचा हुआ है, सच्चाई यही है। इस सच्चाई को न मीडिया उठा पा रही है, न बाकी लोग उठा पाते हैं। ये तथ्य है, ये नहीं, सबको आप कह पता रहे हैं है ऐसी कि क्यों स्थिति है हटा। जैसे पंजाब में आपकी है, ऐसी कर्नाटक में इनकी है। मैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उस नहीं, पर वही भी। जैसे पंजाब में आपकी उस है, पर जैसे भी, कर्नाटक में उस पर इनकी भी है। उस पर तो चर्चा पूरी हो ही रही है और मैं स्वीकारता हूं कि मतभेद थे, मतभेद को सुलह समझौता कराया गया और लीडरशिप नया देने का ही प्रयास हुआ। जहां तक लीडरशिप की बात अभी की आपने, जब हमने वही बात नए लोगों को लीडर दी तो वो कला हो गई। सिद्धू साहब यंग हैं, वहां युवाओं के वो कहीं ना कहीं उनका एक अपना युवाओं में उनकी पकड़ है। भुवन कापड़ी जो है यंग है, युवा यूथ अध्यक्ष हमारे रहे हैं। जब हमने ऐसे लोगों को जब लीडरशिप देने का प्रयास किया तो हम जो है एडजस्टमेंट करते हैं और भाजपा जब यही काम करती है, जब उसके युवा का मामला आता है तो क्या तो बहुत उपकार करती है, ऐसा नहीं होता है। देखिए पार्टियों का अपना चरित्र है, अपना कैरेक्टर है। हम कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते, मास बेस्ड पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। पार्टी हमारी एक वैचारिक आधार पर चलती है। गांधी और नेहरू के विचारधारा को लेकर हमने लगातार रखा है। इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कंसिस्टेंसी हमारी रही है। संगठन के स्तर पर भी हम लगातार प्रयास किए और 10 साल की जो हमारी सरकार चली, जनोन्मुखी सरकार थी, जनता के हित को ध्यान में रख करके चलाई गई थी। निश्चित तौर पे कुछ मुद्दे हमारे कमी भी थी जिसके कारण हम हारे और कुछ झूठ का भी बाजार देश में पैदा किया गया, जो झूठ अब लोगों के बीच स्पष्ट होने लगा है और लोगों का इस सरकार से भ्रम भी टूटने लगा है। आर्थिक नीतियों का क्या हाल है देश में, आज ही का अखबार का कटिंग जनसत्ता मैंने देखा, आपको दिखाना चाहूंगा। लगभग 80,000 करोड़ रुपए का जो है एक साल में चूना लगाया है, बैंकों का जो है धोखाधड़ी हुई है और सरकार चुप है। इतने सालों में 7-8 साल में आर्थिक बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है, पेट्रोल डीजल के क्या दाम बढ़े हैं, किसानों की क्या हालत है, श्रमिक कानून कई बार चेंज किए गए क्या हाल है, एमएसएमई का क्या हालात पूरे देश में है, सबने देखा है। तो ये सरकार को सरकार चलाने नहीं आती है। हाँ, ये जरूर है, पहले 2.5 लोगों की सरकार चलती थी, अब केंद्र में 1.5 लोगों की सरकार है और इन्हीं 1.5 लोगों का पार्टी पर भी कब्जा हो गया है। अजय जी एक सवाल आपसे ले रहा हूं, अजय भाई यही छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल। जी। ये जो आपने बातें रखी, बहुत सारी चीजें आपने रखी, आखिर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो घोटाले हैं, चाहे वो किसान बिल है, चाहे वो जासूसी मामला है, चाहे कुछ भी है, इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए या सदन के बाहर? आखिर सांसद हैं किस लिए? वो सदन इतना पैसा वहां लगा हुआ है, रोज का खर्चा इतना हो रहा है, वो किस लिए? देश की सुरक्षा का, देश के जनमानस का, देश की जनता की जो समस्या है यदि उसकी बात आएगी तो आवाज दोनों तरफ उठेगी, संसद में भी उठेगी और संसद के बाहर भी उठेगी। किसानों का कानून संसद में पास जरूर किया गया, लेकिन किस हालात में पास किया गया और कैसे अध्यादेश लाए गए थे ये कोरोना के टाइम में, किसानों ने जब इस बात को समझा तो वो सड़कों पर उतर कर आए और वो बातचीत का भी रास्ता उन्होंने अपनाया। सरकार जब कही, जब मंच दी तो बातचीत करना चाहा उन्होंने, और उनके आंदोलन में 600 लोग शहीद हुए। आज वो क्या देश का 62 करोड़ किसान का मुद्दा है, हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। ये देश के किसान हमारे भी भाई हैं। हम सियासत के लिए और राजनीति के लिए, राजनीतिक पार्टी क्या है, जनता के मुद्दों को उठाने का एक हमारे लिए माध्यम है पॉलिटिक्स। हमारे लिए पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ सत्ता को बनाए रखना नहीं है। भाजपा के लिए हो सकता है एनी हाउ पावर को कैसे हम कंट्रोल करें, ये चाहती है भाजपा। लेकिन अजय जी सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही? बात तो सदन की है। पार्लियामेंट में भी देखिए, हमने पार्लियामेंट में 1 बार नहीं 2 बार नहीं, पिछले सेशन में भी, उससे पहले के सेशन में भी किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार उठाया। चाहे ये बिल जब पास की जा रही थी उस समय भी हम लोगों ने प्रयास किया कि चर्चा हो, सरकार ने चर्चा नहीं कराई। जबरदस्ती हमारे सांसदों को, सदस्यों को मार्शल के बल पर बाहर फेंक दिया। आपको याद होगा कि पूरे रात भर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हमारे सांसद पार्लियामेंट में धरना दिए थे। पार्लियामेंट के बाहर पहली बार ऐसा हुआ होगा किसानों के मुद्दों पर। अभी भी इस सेशन में भी हम लोग नोटिस पहले दिए थे 3 मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर और कोविड कुप्रबंधन
जो हुआ है पूरे देश में कोविड के समय, जिस तरह से लोगों की ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, हॉस्पिटल में लापरवाहियों से और सरकार की अच्छा अजय भाई, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, चर्चा चाहते हैं। अजय भाई जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो जातिगत हम कहेंगे कि एक आकलन देखकर बनाए गए हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसके बाद में नेपाल सिंह जी से बात 2-3 चीजें हैं और बहुत स्पष्टवादिता के साथ मैं ये बात आपका रखूंगा। इसका आंसर मैं जिलेबी नहीं बनाऊंगा और दूसरी पार्टियों की तरह मैं प्रवक्ता वैसा हूं भी नहीं। मेरी अपनी एक सोच है, समझ है। जहां तक उत्तराखंड की यदि आप बात करेंगे या पंजाब की बात करेंगे, समुदाय का निश्चित तौर पे एक से होना चाहिए पार्टी के संगठन के अंदर। यदि क्षेत्र का भी एक से होना चाहिए पार्टी संगठन के अंदर, महिला और पुरुष का भी एक से होना चाहिए पार्टी के संगठन के अंदर। जो भी आप लिस्ट देखेंगे, जब भी कोई भी बात होती है, पार्टी संगठन बनाया जाता है और साथ में युवा का, बुजुर्ग का, इसका भी समन्वय होना चाहिए संगठन। और ये बात मैं नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस में है। ये बात यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं नाइंसाफी करूंगा। बाकी पार्टियों का भी ये हाल है, जब वो अपना संगठन बनाते हैं तो उन्हें पता होता है कि संगठनात्मक संरचना कैसे मजबूत हो। ठीक है, कोई डिसीजन एक आध आपको अच्छा ना लगे, मुझे अच्छा ना लगे, हो सकता है, लेकिन हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि उसकी पार्टी मजबूत हो और उसके लिए सभी तरह के जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसका ख्याल रखा बिल्कुल जाता है। बनाया जैसे जाए, उत्तराखंड ये में। बनाने हाँ। भी चाहिए। आप कह ही रहे हैं नेपाल सिंह जी, जिस तरीके से 5 अध्यक्षों पे जो हमने कहा भाई बहुत सारे अध्यक्ष बनाए और एक नया प्रयोग किया, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति अब नजर आने लगी और वो हर पार्टी के अंदर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, हर कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई निषाद सम्मेलन कर रहा है, कोई सम्मेलन कर रहा है। आखिर ये राजनीति किस दिशा में जा रही है और इसका लाभ कितना इन लोगों को मिल पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए संजय भाई, एक तो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि ये मुद्दे संसद में क्यों नहीं उठाए जा रहे जी। संसद में मुद्दे उठाने की जो प्रमुख जिम्मेदारी होती है नेता विपक्षी दल पर होती है, और जो विपक्षी पार्टी होती है वो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो उसको सब पार्टी के साथ सामंजस्य बिठा के मुद्दे को उठाती है और मुद्दे को कंटिन्यूस उठाती है, अपनी सभी सहयोगी पार्टियों द्वारा भी उठाती है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आना चाहूंगा कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमजोर हुआ, उसके नीचे दूसरी पार्टी के लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए मुद्दा एक दिन राहुल गांधी संसद में उठा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे सपोर्ट न मिलने के बाद उनको वापस सड़क पर आना पड़ता है। एक तो ये मैं आपको स्पष्टता कर रहा हूं। दूसरा, एक दुर्भाग्य देखिए, नंदीग्राम में एक हादसा होता है, एक जमीन एक्विजिशन का हादसा होता है, वहां से एक नेता पैदा होता है जिसको ममता बनर्जी कहते हैं, और इतने बड़े शासक के खिलाफ होता है, इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ होता है जिसका बहुत लंबा इतिहास कलकत्ता में था। लेकिन वो किसानों के मुद्दे से पूरे बंगाल की नेता बनी और हमने किसानों का मुद्दा छोड़ के पंजाब और अपने बंटवारे में उलझ गया। उनके पास कितना बड़ा मुद्दा था। अब जहां तक बात है जाति की बात, इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स हर जगह आते हैं। भाजपा के पास आज की डेट में सत्ता है, 7 साल केंद्र में हो चुकी है, कुछ प्रदेशों में 5 साल से है, तो वो आज अपनी बात गाथा कह सकते हैं कि हमने इतने लोगों को सम्मान निधि दे दी, इतने हमने कानून लागू कर दिए, हमने इतना जो है आपको जो है बैंक को जो है वो जनधन योजना में डाल दिया, इतने लोगों को हमने गैस सिलेंडर बांट दिए, इतने लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार, क्योंकि उनके पास कुछ है। लेकिन जो विपक्ष है वो बहुत दिन से सत्ता से दूर है, तो उसके पास ऐसा कुछ करने के लिए तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? उसको उन राजनीतिक चीजों को, टूल्स को यूज करना पड़ेगा। ये भी एक तरह के टूल्स ही होते हैं कि हमको जाति के पास जाना, क्षेत्र के पास जाना, और अपना वोट का ये पूरा मैथमेटिक्स है, किसकी वोट कितनी निकालनी, कितने परसेंट कहां से आएगी, उस वोट के हिसाब से वो अपना अपना गणित बैठाते हैं, उसके हिसाब से वो अपने नेता चुनते हैं। क्योंकि भाजपा के पास शीर्ष नेतृत्व है, एक बड़ा नेता है, वहां बहुत सारी चीजों को मर्ज कर ले जाते हैं, जाति को, धर्म को, क्षेत्र को, और कुछ बड़े मुद्दों के नीचे कर ले जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे वो भी वही करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन जो छोटी पार्टी है उनके पास उससे कोई मुद्दा नहीं है। अब बसपा कब से सत्ता बाहर है तो क्या कहेगी? वो कुछ भी नहीं कहेगी, या तो उनको क्रिटिसाइज कर सकती है और या अपनी जाति की पॉलिटिक्स में जा सकती है। अकेले हरिजन से उसको वोट मिलेगी नहीं। मुसलमान इस बार छिटकता दिखाई दे रहा है, इसलिए वो इस बार हिंदुत्ववादी पर आएंगे। सभी के साथ होता है। केजरीवाल जी ने भी ऐसे किया था, उन्हें दिखाया दिया मुसलमान तो मेरे साथ है, मुझे हिंदू हनुमान मंदिर में भी गए थे, वो हनुमान मंदिर बाद में गए, उन्हें समझदारी करी कि वो बिल्कुल नेपाल जी, चुनाव होते प्रक्रिया है, चुनाव में सिम्टम आएंगे, सबको कुछ ना कुछ याद आने लगता है और ये है भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में मुद्दे हैं उन्हें लेकर जो बातें होनी चाहिए, जिस तरीके की बातें होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आज जिस तरह से बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जिन्हें बड़े दल कहा गया है, जो वर्तमान में जो जमीनी मुद्दे हैं, जिन पर वास्तव में चर्चा होनी चाहिए, सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं होती नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं वहां भी आपसी जो संवाद हैं वो उस तरीके के नहीं हो पा रहे हैं, उस तरीके की राय मशवरा नहीं हो पा रहे हैं कि जिससे उन मुद्दों पर एक मूवमेंट, एक आंदोलन खड़ा किया जाए। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।